आज पिटारा में पेश है आज के संगीत की दुनिया के दो बेमिसाल फनकारों की जोड़ी से बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये है संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके पुत्र गजल गायक जसविंदर सिंह। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। फिल्म का दूसरा भाग। विविध भारती के स्टूडियो में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि पिता पुत्र की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूं कि गुरु शिष्य की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूं कि दो बेमिसाल कलाकारों की एक जोड़ी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा कोई तुमसा नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता। क्या बात है जसविंदर जी और कुलदीप जी। कुलदीप जी वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने साथ साथ जैसी फिल्म में संगीत दिया और आज भी नायाब है वो संगीत। दुनिया के न जाने कितने रेडियो स्टेशंस हैं जो साथ साथ के या अंकुश के गाने बजाते हुए थकते नहीं हैं, और उनके बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने अपने इस रेडियो स्टेशन पर हमें दावत दी, उसके लिए आपका तहे दिल से हम कुलदीप जी और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कुलदीप जी, आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। जसविंदर, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। गाने का सिलसिला शुरू हो गया था जी, पर क्या गजल का हाथ पकड़ लिया था आपने तब तक? हाँ, क्योंकि देखिए मैं कुलदीप जी को तो सुनता ही था, बचपन से देखता था, और चूंकि कुलदीप जी ने बहुत गजलें कंपोज की हैं और उस जमाने में जगजीत जी को जैसे गवाया, उसके बाद इनके एक शागिर्द हुआ करते थे, अभी भी हैं, अशोक खोसला जी, बिल्कुल, उनकी उन्होंने एल्बम्स की। तो उन एल्बम्स के दौरान मैं जाया करता था रिकॉर्डिंग में। अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। उनकी गजल थी, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो इन सब को जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर ये होता था कि नहीं यार, मुझे भी गजल गानी है। गजल का पैशन तो था ही। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वायलिन मैंने छोड़ दी, तब कुलदीप जी ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई अब क्या करना है, बोलो। वायलिन तो तुमने छोड़ दी इतनी प्रैक्टिस करके। तो मैंने कहा कि मुझे गजल गानी है। तो बोले गजल गानी है या गाना गाना है? मैंने कहा गजल ही गानी है मुझे, आई वॉन्ट टू बी अ गजल सिंगर। इन्होंने कहा मुझसे, बोले देखो जो गजल का रास्ता है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये आसानी से तुमको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसको बहुत वक्त लगेगा, तो सोच लो पहले। मैंने कहा मैंने सोच लिया और गजल की ही खिदमत करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, ये एक पक्का इरादा हो गया था। जी। आपने बताया 4 बरस आपने जगजीत साहब के साथ गुजारे। जी, तो फिर इन्होंने कहा कि यार अगर गजल, मैं तो बैठता ही था इनके साथ में और गजल मैंने गानी शुरू कर दी थी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी करता था, महफिलें भी करता था। फिर उन्होंने कहा यार अगर गजल गानी है तो आपको जगजीत जी के पास, एक जो गजल के जो बादशाह हैं, उनके पास जाके उनकी सोबत करनी, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं जगजीत जी के पास जाता रहा और आज भी याद है कि मैं सुबह 10 बजे के करीब उनके घर पहुंच, हम लोग साइन कोलीवाड़ा रहते थे और वो पेडर रोड रहते थे, तो वहां से बस पकड़ के हम जाते थे। कई बार, मतलब मैं और घनश्याम वासवानी हम लोग साथ में ही हुआ करते थे। हालांकि वो मुझसे काफी सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता बहुत दोस्ताना रहा है। जी जी। तो हम दोनों साथ में पहुंच जाया करते थे वहां पे। और हमको ये छूट थी, जगजीत जी ने कहा था कि यार रोज आओ तुम, चाहे मैं हूं या ना हूं, तुम आओ वहां पे, सुबह बैठ जाओ। और मैं आपको बताऊं कि ये ग्रेटनेस थी जगजीत जी की कि हम जब सुबह 10 बजे पहुंचते थे तो अंदर तानपुरे की आवाज आती रहती थी। वाह, कि भाई वो जो बंदा है वो सुबह अपना रियाज कर रहा है।
और आप सोचिए कि जगजीत जी कितने सक्सेसफुल, कितने बड़े आर्टिस्ट थे कि कई बार आज चूंकि अब मैं शो करता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं, तो मुझे समझ आती है बात कि वो रात को जी फॉरेन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, या कहीं रात को शो लेट हो गया, आप 3 बजे 4 बजे सो रहे हो, लेकिन सुबह उठ के उनका रियाज चालू, रियाज। हाँ, तो ये कमाल की बात थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो रियाज नहीं छोड़, अपना सुर लगाते थे। तो मैं वहां जाके मैं बैठता था और हम लोग सुर लगाते थे। और कई बार जैसे मैंने गवैये की भी बात की, तो मैं थोड़ा छोटा था, मुझे थोड़ा भागने की वो थी कि यार मैं जल्दी से भागूं आगे, तो कई बार वो तो हम पलटा अब सारे सानी सारे गरे सारे गा मगरेगा, अब ये पलटा है, तो वो कहते थे स्लो प्रैक्टिस करो, सारे सानी सा, इतना धीरज। हाँ, अब मैं करते करते यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो सारे सानी सारे गरे सारे गा मगरेगा। तो कई बार वहां चित्रा जी यार क्या बकरा तान मारता है तुम, इस तरह से। तो वो जो ठहराव वाली बात है वो वहां से सीखी। वाह, कि भाई गाने में तैयारी हो जाती है, लेकिन ठहराव जो है ना, आपके पास सब कुछ है, शस्त्र हैं, सब है, लेकिन किस शस्त्र को कहां पे किस वक्त इस्तेमाल करना है, यही आर्ट है। क्या बात है। ये नहीं कि आपने कुछ भी हुआ निकाला, आपने तीर चला दिया। यही गजल सिंगर को पता होना चाहिए कि मुझे किस मिसरे पे या किस लफ्ज पे कौन सी मुर्की लेनी है या नहीं लेनी। अब आपका शेर खुल रहा है वहां पे, आपका जो काफिया है, और वहां पे आपने जी तान लगा दी, तो वो काफिया तो भर गया वो जी। हाँ, शेर खुल जाए, शेर पे दांत मिल जाए, उसके बाद जब आप रिपीट करते हो तब आप मार दो तान, आप दिखा दो, क्योंकि शेर तो एस्टैब्लिश हो गया ना। अब बिल्कुल, शेर एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं, आपने तान मार दी, आपने उस पर जगह ले ली। तो वो तो ये सारी चीजें जो है जगजीत जी से, कुलदीप जी से, इन लोगों से हमको सीखने को मिली हैं। और शायद हमारे गाने में अगर थोड़ी बहुत जो लोगों को अच्छा लगता है, शायद उसका कारण यही है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसको एक मिसाल देके समझा दीजिए। अच्छा, आप कोई भी गजल बताइए जो पॉपुलर गजल हो। होश वालों को क्या हाँ। खबर, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज। अब ये चल रहा है, सिंपल सिंपल चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो सिंगर है वो बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, और चीजें खुल रही हैं। हाँ, है ना। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली। अब ये कोई जरूरत नहीं है तान जी मारने जी की। जी जी, बिल्कुल। आप बिगाड़ रहे हो उसके जो ये एक तरह की structure- कलाबाजी है, हाँ, इम्प्रेशनिज्म है। उसका जो स्ट्रक्चर है, एक इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनी है, सिंपल सी है, वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, बीच में जो है थोड़ी सी आपने, क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना और जो जानने वाले हैं, आपकी एक छोटी सी मुर्की से समझ जाते हैं कि हाँ यार इसको पता है, इसने गाना सीखा हुआ है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको तान पलटा मारना है उसमें। जी जी। तो यही चीज जगजीत जी में खास बात थी कि वो लफ्जों को जो है बहुत ही प्यार से, अदब से लफ्जों को बयां कर। कोई यादगार घटना, मजेदार घटना जिसमें थोड़ी बदमाशी भी हो। नहीं, मजेदार देखिए, जगजीत जी जैसे आपने पहले कहा कि वो बहुत शरारती थे, जी। मजाकिया थे और मस्ती करते रहते थे, लेकिन वो हम पे वो जो है ना वो रौब झाड़ा करते थे। मेरी कुछ किस्मत ही ऐसी है कि सब रौब झाड़ते रहे। तो जब भी हम लोग रियाज करते थे तो सबसे पहले सा लगाओ, सा लगाओ, सा, अरे 1 घंटा हो गया, सा 2 घंटा हो गया, सा टा से आगे भी चलिए, नहीं सा लगाओ। कई बार चित्रा जी हमारे साथ बैठा करती थी और जगजीत जी ना हमको छोड़ के चले जाते थे, बोले यार चित्रा जी के साथ आप रियाज करते रहो। चित्रा जी के साथ रियाज करते थे तो मैं आस्ते आस्ते मेरी स्पीड बढ़ती जाती थी, सारे सारे तो चित्रा, अरे क्या बकरा तान मार रहा है, चल पीछे आओ, आस्ते आ जाओ। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा और मुझे लगता है कि मैंने जगजीत जी को देख देख के, सुन सुन के बहुत कुछ सीखा है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप
ऑब्जर्व करते हैं कि वो कई बार मैं उनके कॉन्सर्ट्स में जाता था, विंग्स में मैं खड़ा रहता था और उनको ऑब्जर्व करता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से बैठते हैं, हारमोनियम को किस तरह से लेते हैं और किस तरह वो शुरुआत कैसे करते हैं, सुर कैसे लगाते हैं। और वो पहले ही उनकी जो आलाप लेते थे उसी में बस खत्म हो जाती थी बात सारी। जी, जनता से जो कनेक्शन हो जाता, उसके बाद किस्से जी, उसके बाद बीच में कई बार चुटकुले सुना दिया, चुटकुले, मस्ती करना, ये भी कमाल था कि गजलों के कंसर्ट में जी ये सारी का सबसे बड़ा गजल सिंगर जी एक जोक सुना देता। हाँ, कि वो गजल के कॉन्सर्ट को इतना एंटरटेनिंग बना देते थे। नहीं तो लोगों के दिमाग में एक बात ऐसी, एक मिसकंसेप्शन बैठ गई थी कि गजल बड़ी बोरिंग होती है यार, गजल के कॉन्सर्ट में ना यार वही दुख भरी बातें और वो चली गई और मेरा कुछ नहीं हुआ और ये सारी चीजें होती, संजीदा बातें। लेकिन जगजीत जी उसको रोमांटिक बना देते थे, उसमें शेरो शायरी करते थे, उसमें शरारत करते थे। कोई बैठा हुआ है वहां पे, अगर बात कर रहा है तो उसको पकड़ लिया, उस पे शेर सुना दिया। बिल्कुल। तो उनकी नजर जो है वो चारों तरफ होती थी कि कौन ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और फिर वो बीच में कभी कोई फिल्मी गाना गा देते थे, एक मेडली बना देते थे। आखिरी जो उनका क्लाइमेक्स होता था वो पंजाबी गाने से करते थे। लोगों को क्या प्यार से गाते थे, मतलब पंजाबी गाने उन्होंने जिस तरह से स्टेज पर जिस तरह से गाए हैं, चाहे वो चरखा हो, चाहे वो मिट्टी दबा, क्या शानदार चीज है। आप कुछ सुनाएंगे पंजाबी? वो पंजाबी तो नहीं, तो ये जगजीत जी की गजल जो है वो मैं बहुत गाता हूँ। और हमारे हस्ती साहब जो हमारे चौपाल के साथी, चौपालिये हैं, बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और रिसेंटली वो हमें छोड़कर चले गए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये शेर सुनिएगा। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, वाह वाह वाह। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने। इतना जगजीत जी को हमने याद किया जी, बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जगजीत से हम लोगों ने बहुत प्यार किया है। बिल्कुल। और एक और चीज मुझे याद आई कि जगजीत जी मुझे ये कहते थे कि जसविंदर बेटा तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, गला भी तुम्हारा चलता है, लेकिन जो भी गाओ उसको अपने अंदाज में गाओ, उसको कॉपी मत करो। डोंट ट्राई टू बी जगजीत सिंह, डोंट ट्राई टू बी रफी साहब, डोंट ट्राई टू बी मेहंदी हसन। गाओ सबको, मेहंदी हसन साहब को भी गाओ, रफी साहब को भी गाओ, लता जी को भी गाओ, जगजीत सिंह को भी गाओ। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जी, तो उसमें आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो वो मेरी कोशिश है कि जो भी मैं जगजीत जी की भी गजलों को गाता हूं तो उसको अपने अंदाज में गाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही प्यारी बात है जसविंदर, हमने जगजीत सिंह से आपकी करीबी की सारी बातें जानी और बहुत जज्बाती माहौल हो गया। कुलदीप जी, आपका तो बहुत ही गहरा नाता रहा है, साथ साथ के बाद और गहरा नाता हो गया होगा। बिल्कुल। किस तरह की और यादें हैं जगजीत के साथ? हाँ, सीरियल के मेरे इंतजार सीरियल पता है इनका, सईद मिर्जा जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल अलग टाइप के, तुमको याद है थोड़ा थोड़ा? बेकार को रोजी का, लुटेरे को मौके का,
इंतजार है, ऐसा वाह। बहुत बहुत तो ये ये एक जो टाइटल गीत सॉन्ग ने बना गाया, था। हाँ। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ तो जब भी जिंगल्स क्या, मैंने पंजाबी के, टीवी के, जब भी मैं बुलाता था बड़े प्यार से आते थे, और कोई कभी रिम्यूनरेशन की बात मेरे साथ नहीं की, उल्टा मुझे पूछते अरे तेरे को भी कुछ मिल रहा है कि नहीं। इस गाने को जरूर सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट गाना है। अच्छा, इप्टा में इतने बड़े कलाकारों के साथ आपका बहुत लंबा सफर रहा है, उसके बारे में बताइए। हमने बलराज साहनी की बातें तो की। भाई बलराज जी तो जेम ऑफ ए पर्सन। हम लोग स्कूल है जुहू में, कॉरिडोर में रिहर्सल करते शाम के बाद। तो वहाँ जब धूल मिट्टी जमा होती थी तो बलराज जी सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। वाह, अरे क्या गजब। बात है, वाह। और हम देख के हम उनसे छीन लेते थे कुछ भी, लेकिन सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। वो कहते वो इस तरह के शख्स थे। उनसे तो हमने इतना कुछ सीखा हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं बात लंबी हो जाएगी। ये एक पंजाबी का प्ले था कणक दी बल्ली, जिसका मुझे म्यूजिक करना था और मैं टालम टोल कर रहा था। हाँ ठीक है करता हूँ, मेरे जहन में था वो सब बातें, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कतरा रहा था। एक दिन दरवाजा खुला, देखा बलाजी मेरे घर के बाहर खड़े हैं और बिल्कुल मुस्कुरा रहे हो। शबाना आजमी वाला शो भी करते हैं जी। कैफी के नाम का, कैफी और मैं। जी। तो उसके बारे में बताइए, जिसमें जावेद साहब और शबाना आजमी चिट्ठियां पढ़ते रहे हैं। जी। अब हालांकि जावेद साहब की भूमिका बदल गई और जावेद साहब की जगह पर कौन आ गया है? कंवलजीत सिंह से। जाने माने एक्टर। जी जी। लेकिन जब ये शो कंसीव हुआ था तब से आप लाइव म्यूजिक में आप ही होते हैं जो कैफी साहब को गाते हैं। जी, एक्चुअली ये सिलसिला यूं शुरू हुआ कि इप्टा से तो मैं ताल्लुक रखता ही था। कुलदीप जी के साथ में इनके प्लेस में मैं जाता था, कभी इंस्ट्रूमेंट बजाता था, कभी कोरस गाता था। जब मेरी जरूरत होती थी मैं जाता ही था। तो इप्टा जो सब वाकिफ थे कि मैं गा रहा हूँ, कुलदीप जी का बेटा गाता है। तो जब कैफी साहब गुजरे तो उनका हम सालाना मना रहे थे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो एक प्रोग्राम कंसीव हुआ था जिसको रमेश तलवार साहब डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें अलग अलग लोग आके कैफी साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे और बीच में गाने थे। उस वक्त जो है जावेद साहब ने एक स्क्रिप्ट बनाई और वो स्क्रिप्ट जो है हमने प्रेजेंट की, जिसमें सब लोगों ने बात की और उसमें गाने हुए। तो वहां से ये आइडिया आया कि भाई यार क्यों ना इसका एक प्ले बनाया जाए, प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाए और उसको दुनिया भर में लेके जाया जाए। तो वहां से कैफी और मैं की शुरुआत हुई। शौकत आपा की किताब याद की रह गुजर पर बेस्ड जावेद साहब ने इस नाटक को लिखा और उसमें लेटर्स नहीं है, उसमें वो कैफी साहब की जिंदगी, उनके बारे में बातचीत होती है, इंसिडेंट्स हैं और बीच में गाने हैं, उनके गजलें हैं। और वहां से फिर जब ये शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा यार हमारे इप्टा में तो है जसविंदर सिंह, अच्छा गाता है, इसको ले लेते हैं। तो वो पहले जब शुरुआत हुई तो ये लगा कि 1-2 शो हम लोग करेंगे, है ना, ये बात 1-2 शो होगा, खत्म हो जाएगा। जावेद साहब को भी नहीं लगा। लेकिन वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो इतना पॉपुलर हो गया कि वो 1 शो के बाद 2 शो, 2 के बाद 10 शो, 10 के बाद 20 शो, हमने तकरीबन मोर देन 300 शोज ऑल ओवर वर्ल्ड किए। क्या बात है जी। कोई ऐसा देश नहीं होगा, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हम गए। एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है जावेद साहब शबाना जी के साथ और इनसे बहुत सीखा है। कैफी साहब के तो हम फैन हैं ही हैं, उनको हम पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन जावेद साहब, शबाना जी, उनकी अदायगी, उनका प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से वो, यानी हर शो से पहले उनको रिहर्सल करनी होती है। कई बार हम लोग कहते हैं छोड़ो यार रिहर्सल, इतना सारा तो कर लिया, रिहर्सल क्या करनी है, लेकिन उनको रिहर्सल करनी है, उनको रीडिंग करनी है। हम लोग कई बार जब वेन्यू पहुंचते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली शो है या मान लीजिए कि लंदन में शो है, कर ही रहे ना शोज, तो सब याद है सब कुछ नहीं, वो बैठ के अपने रूम में उनको रिहर्सल करनी है, रीडिंग करनी है। गजब, बिल्कुल। तो और अगर मैं आपको शबाना जी का बताऊं कि अब उसमें होता क्या है, स्टेज के एक कोने में कुर्सी टेबल लगा हुआ है जिसपे शबाना जी और जावेद साहब बैठते हैं और दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे एक गजल सिंगर यानी मैं बैठता हूँ, मेरे साथ 5 म्यूजिशियन होते हैं। जैसे एक गजल सिंगर बैठता है, अब उसमें वो बोलना शुरू करते हैं और मेरी एक गजल होती है, गाना होता है, मेरा गाना खत्म होता है, फिर उनकी नरेशन शुरू होती है, ये कहानी आगे बढ़ती है। अब करना क्या है, वहां से विंग से उठ के शबाना जी को आना है और आके कुर्सी पे बैठना है
कोई भी आर्टिस्ट कहेगा यार वो इसमें क्या, लेकिन शबाना जी को उसकी भी रिहर्सल करनी है। गजब। आप इमेजिन कीजिए कि वो कहां से, उसका डिस्टेंस क्या है, कैसे कितने स्टेप्स हैं, कैसे चल के आएंगी, और वहां पे कौन सी लाइट आ रही है, कौन सा कट मिल रहा है उनको, वो उनको सब देखना है। वाह वाह। उनको अपनी वॉइस देखनी है कि मेरी वॉइस नेचुरल आ रही है माइक पर या उसमें कुछ प्रोसेस है। उनको नेचुरल एकदम स्टेज वाली वॉइस चाहिए, उसमें कोई रिवर्ब नहीं चाहिए, उनको कोई डिले नहीं चाहिए। जैसे हम लोग स्टेज पर अपनी वॉइस को प्रोसेस करते हैं, उसको आप मसाला लगाते हैं ना, बैलेंस करते हैं। हाँ, उनको बिल्कुल नेचुरल चाहिए एकदम आवाज, वो वैसा रेजोनेंस उनको चाहिए। तो सब जो पीछे राइजर लगा हुआ है वो कैसे है, लाइट कहां से आ रही है, मैं कैसे बैठा हूं, मेरे म्यूजिशियंस के कॉस्ट्यूम क्या है, आप सोचिए। ये है प्रोफेशनलिज्म कि छोटी छोटी बारीकियों पर ये लोग ध्यान देते हैं। तो ये चीजें शायद मैंने इन सब से सीखी हैं, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस में आपको ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं नजर आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, कैफी और मैं आप बहुत सारी कैफी की गजलें गाते हैं जी, तो उनमें से कोई एक चीज अगर आप सुनाना चाहें तो। एक गजल है जो कैफी साहब ने 10 बरस की उम्र में लिखी थी जी, और बेगम अख्तर ने उसे गाया। हाँ, और इसका जिक्र भी होता है, वो जिक्र करते हैं कि यार ये जो गजल है मैंने 10 बरस की उम्र में कही थी। तो इसको जो है बेगम अख्तर जी ने गाया था, लेकिन इसको कंपोज किया है कुलदीप जी ने। बिल्कुल। तो ये कुछ यूं है। इतना तो जिंदगी में, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न, हंसने से हो सुकून न, रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के आश्के गम, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के आश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये कैफी और मैं से जुड़ा हुआ आपका अनुभव है। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र आगे करते हुए हम बढ़ेंगे, सत्यमेव जयते में आमिर खान के लिए आपने एक गाना गाया था एक एपिसोड में, मुझे याद है कि वो बहुत जज्बाती कर देने वाला गाना था। उस अनुभव के बारे में बताइए। वो गाना मुन्ना धीमन ने लिखा था। जी, बहुत ही खूबसूरत वो गीत लिखा था और वो एपिसोड बहुत अच्छा था जी। वो एपिसोड ओल्ड एज पर था जी, कि किस तरह से बुजुर्गों को लोग छोड़ दिया करते हैं और उसी सिचुएशन पर ये गाना था। और एक दिन अचानक से मुझे फोन आया, राम संपट जी उसके कंपोजर हैं, तो उनके ऑफिस से फोन आया। इनफैक्ट मुझे राम जी का ही फोन आया, तो उन्होंने कहा यार आप कल फ्री हैं? मैं कहा बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए, तो आप बताइए। तो बोले कल आ जाओ, एक गाना करना है। तो मुझे नहीं पता था कि ये सत्यमेव जयते के लिए जी। तो उन्होंने बताया गाना और उन्होंने कहा भाई अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको आप इम्प्रोवाइज कर दीजिए, बट वो फील चाहिए हमको।
तो मैंने गाया, 2-3 टेक की और गाना अच्छा हो गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो सत्यमेव जयते के लिए है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार, क्योंकि उस वक्त सत्यमेव जयते बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था और लोग बाकायदा उसका इंतजार करते थे। सो ये एपिसोड लोगों को और ये गाना बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब का भी और हमारे राम संपट भाई का भी। थोड़ा याद है? बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। क्या बात है। देखिए ये 2 लाइनें सुनी तो बिल्कुल यूं हुआ जी जैसे किसी ने रूह छू ली हो जी। तो ये पूरी जो बातचीत है ये अब तकरीबन आखिरी मकाम पर आ पहुंची है और अब मैं आपके गजलों के एल्बमों की बातें करना चाहता हूं जी। उनके बारे में हमें बताएं। देखिए सबसे पहली एल्बम जो हमने की थी वो थी जज्बा-ए दिल, जो मैंने गजल आपको सुनाई थी है जज्बा दिल, तो वही गजल से मेरा आगाज हुआ था। तो ये गजल एल्बम 1994 में रिकॉर्ड हुई थी और किसी यूके की कंपनी थी ईस्टर्न म्यूजिक प्रमोशन जी, उसके लिए हमने रिकॉर्ड की थी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मेरा जो आगाज है वो 1994 का है। तो यानी आज 30 इयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं गजल गाते हुए। तो उसके बाद में फिर जब ये ABCL बना, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट रन किया था। तो उस कॉन्टेस्ट में भी मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था और मेरी एल्बम उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था आगाज जी। वो खैर कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद में उस एल्बम का कुछ हुआ नहीं। फिर 1999 में सारेगामा जो पॉपुलर टीवी शो था जिसे सोनू निगम साहब होस्ट करते थे, उसका मेगा फाइनल मैं जीता था जी। यानी मेल कैटेगरी में आई वॉज द विनर एंड फीमेल कैटेगरी में श्रेया घोषाल थी जी। तो उसके बाद में और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एपिसोड में, उस मेगा फाइनल में क्या जज थे, दिग्गज लोग। दिग्गज मतलब संगीत के मैं तो भगवान कहूंगा कि उस्ताद विलायत खान साहब, गिरजा देवी जी, पंडित राम नारायण जी, अनिल बिस्वास जी, हम परवाने हम दीवाने हम परवाने। क्या बात है, बहुत शानदार महफिल जमी, बहुत अद्भुत यादें आप लोगों ने हमारे साथ बांटी। विविध भारती के स्टूडियोज में आने का और अपना बेशकीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी और जसविंदर जी। नहीं, हम आपका तहे दिल से, विविध भारती का यूनुस भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने रेडियो स्टेशन पर बुलाकर इतनी इज्जत अफजाई हमारी की। शुक्रिया जी। अभी आप सुन रहे थे संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके बेटे गजल गायक जसविंदर सिंह से यूनुस खान की बातचीत। जुबेर खान आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।